हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट की थी, जिसमें पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब हमारा आज से सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर एक यूनिट बनाता है और हम दोनों चैप्टर्स ही करेंगे। और इसमें जो पहले आप पढ़ चुके हो वो मैं रिपीट नहीं करवाऊंगी डेफिनेशंस। स्केलर फंक्शन आप पढ़ चुके हो, वेक्टर फंक्शन पढ़ चुके हो। स्केलर फंक्शन में क्या था, जिसकी सिर्फ स्केलर पढ़ा है ना, स्केलर और वेक्टर। अब यहाँ बस फंक्शन की फॉर्म में आ गया, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। और वेक्टर में क्या था, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, नोटेशन ये रहेगी हमारे पास, एफ ऑफ टी सिंपल जो आप लिखते हो वो आपकी स्केलर फंक्शन के लिए रहेगी, और वेक्टर फंक्शन के लिए ये ऊपर वेक्टर वाली नोटेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी आप पिछले सेमेस्टर में कैलकुलस में पढ़ के आ चुके हो, वो मैं रिपीट नहीं करवा रही। एक जो छोटी सी चीज़ है वो बता दूंगी सिर्फ। डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या होता है, कोई भी वेक्टर डिफरेंशिएबल कब बनता है। मान लो आर वेक्टर की आप बात करें, वो डिफरेंशिएबल कब होगा, जब डी आर बाई डी टी एग्जिस्ट करेगा, अगर आर टी का फंक्शन है। ठीक है, अगर किसी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स वो डिफरेंशिएबल है। और इसको हम पहले इससे डिनोट करेंगे डेल आर बाय डेल टी, और जब डेल टी हमारा ज़ीरो पे अप्रोच करेगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर r वेक्टर क्वांटिटी है तो डी आर बाई डी टी भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। और हमारा डी आर बाई डी टी किसके इक्वल चलेगा, r के अंदर चेंजेस किए, क्या चेंज लिया हमने, डेल आर ले लिया, r प्लस डेल आर। ठीक है, ये भी वेक्टर का ही लगाओ, माइनस आर वेक्टर एज इट इज, चेंजेस करने के बाद वही का वही एज इट इज सब्ट्रैक्ट किया और डेल टी से डिवाइड किया, और डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। ये किसके इक्वल है, हमारा डी आर बाई डी टी। और ये आपका किसके इक्वल होगा, ये पूरा आपको पूरे चैप्टर में यही चीज़ चलेगी, तो ये थोड़ा सा याद कर लेंगे। डी एफ बाई डी टी हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ में चेंज किया, क्या चेंज आएगा, एफ ऑफ टी प्लस डेल टी। आर अकेला वेक्टर है तो आर प्लस डेल आर, एफ फंक्शन की फॉर्म में आया हुआ है तो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी, चेंज किया, फिर माइनस वही एज इट इज, डिवाइड बाय डेल टी, लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो, तो ये किसके इक्वल है, डी एफ बाय डी टी। ठीक है, ये पूरा आपका चलेगा सेम पूरे चैप्टर में। इसके बाद इसमें देखो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका आगे बहुत यूज़ होगा, इसमें से मैं 2-3 करवा देते हैं, बाकी आप अपने आप देख लेना। हमें देखो क्या दिया हुआ है, if f, g, h are differentiable vector functions of a scalar t and phi is a differentiable function of same variable t, then d by dt of f plus g is equals to df by dt plus dg by dt। क्या प्रूव करना है कि f प्लस g को ऐड करके उसका डेरिवेटिव लो, या डेरिवेटिव अलग अलग लेके ऐड करो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, देखो प्रूफ क्या है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था ना, डी बाई डी टी ऑफ एफ प्लस जी क्या होता है, एफ प्लस जी के अंदर चेंज आएगा, एफ के अंदर चेंज लिया डेल एफ, जी के अंदर चेंज लिया डेल जी, माइनस में क्या आता था, यही का यही एज इट इज हो जाता था, और डिवाइड में डेल टी और लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। ठीक है, यही डेफिनेशन पढ़ी थी हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एफ से ये एफ कैंसिल हो जाएगा, जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल एफ प्लस डेल जी बाय डेल टी। सेपरेट कर सकते हैं, डेल एफ बाय डेल टी प्लस डेल जी बाय डेल टी। ये किसके इक्वल था, जब डेल टी जीरो पे अप्रोच करा, डी एफ बाई डी टी के इक्वल। और ये किसके इक्वल है, अलग से लिमिट इस पे इसके साथ भी लग जाएगी और इसके साथ भी लग जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका डी जी बाई डी टी, और ये बन जाएगा डी एफ बाई डी टी। प्रूफ क्या करना था, यही करना था कि आप फंक्शंस को ऐड करके डेरिवेटिव लो, या डेरिवेटिव अलग अलग लेके ऐड करो, दोनों से सेम आएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखो हमारे पास क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट जी इज इक्वल्स टू, पहले एफ एज इट इज डॉट, डेरिवेटिव किस पे चला गया, जी पे, डी जी बाई डी टी आ गया, प्लस जी एज इट इज डॉट, डेरिवेटिव किस पे आ गया, एफ पे। चाहे आप इसको याद रखने का तरीका रखना चाहो ऐसे रख सकते हो, डी एफ बाई डी टी, ताकि आपको, वैसे तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, आपको पता है कि आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर याद रखने के लिए ये आपके लिए आसान रहेगा। सबसे पहले क्या किया, एफ पे डेरिवेटिव लगा, पीछे वाला जी एज इट इज रखा, प्लस फिर एफ को एज इट इज रखा, पीछे वाले पे डेरिवेटिव लग गया डी जी बाय डी टी। ठीक है, देखो डेरिवेटिव क्या, एफ डॉट जी है,
एफ के अंदर चेंजेस डॉट जी के अंदर चेंजेस, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी एफ के चेंजेस एफ प्लस डेल एफ डॉट जी के अंदर चेंजेस जी डॉट डेल जी माइनस एफ डॉट जी, यही का यही एज इट इज, डिवाइड बाय डेल टी एंड लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब सिंप्लीफाई जब आप करोगे एफ डॉट जी और एफ डॉट डेल जी प्लस डेल एफ डॉट जी प्लस डेल एफ डॉट डेल जी माइनस एफ डॉट जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये टर्म्स बच जाएंगी 3, हर एक के साथ सेपरेट ले जाओ डेल टी डिवाइड में, एफ डॉट डेल जी बाई डी टी प्लस डेल एफ बाई डी टी डेल टी डॉट जी प्लस डेल एफ बाई डेल टी डॉट डेल जी। ठीक है, ये तो सीधे सीधे बन जाएगा डेल टी, एक तो लिमिट हर एक के साथ सेपरेट लगा दो, ये तो डी जी बाई डी टी बन जाएगा, ये डी एफ बाई डी टी बन जाएगा। अब एक चीज़ देखो, क्योंकि डेल जी हमारा डेल टी किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो डेल जी कहाँ जाएगा, 0 पे अप्रोच कर जाएगा, तो ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर कन्फ्यूज़न लग रही है आपको तो सिंपल मेथड बताती हूँ। क्या करते हैं हम, डेल टी से डिवाइड किया और डेल टी से मल्टीप्लाई किया, ये आपका डी एफ बाई डी टी बन जाएगा, ये डी जी बाई डी टी, और डेल टी तो हमारा 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ये इस पूरे को 0 बना देगा। ये चीज़ याद रख लेना, ऐसे तो लगेगा कि यहाँ से डायरेक्ट 0 कैसे किया, क्रैमिंग लगेगी, तो ये स्टेप कर लेना। ठीक है, तो प्रूव क्या करना था, यही करना था, आ गया। ठीक है, थर्ड वाले में देखो हमें प्रूव क्या करना है, डी बाई डी टी ऑफ एफ क्रॉस जी किसके इक्वल आएगा। अब देखो डॉट में तो आपने आगे पीछे करके लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रॉस में आप आगे पीछे करके नहीं लिख सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपकी कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। ठीक है, अब जो आपका ऑर्डर है वही का वही आपको ऑर्डर रखना है, ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। पहले क्या किया, एफ पे ये डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी जहाँ था वो पीछे एज इट इज़ रखा, प्लस फिर एफ एज इट इज़ रखा, क्रॉस डेरिवेटिव कहाँ चला जाएगा, जी पे चला जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर क्रॉस का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऐड वाली चीज़ आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रॉस वाला आपका सेम रहेगा, एफ आ गया तो वो आगे ही रहे, पीछे है तो जी तो पीछे ही रहे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, एफ के अंदर चेंजेस क्रॉस जी के अंदर चेंजेस माइनस एफ क्रॉस जी एज इट इज़ डिवाइड बाय डेल टी अप्रोचेस टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट ली, एफ क्रॉस जी एफ क्रॉस डेल जी डेल एफ क्रॉस जी डेल एफ क्रॉस डेल जी। ठीक है, माइनस एफ क्रॉस जी, इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स बच गई हैं, सेपरेट कर दो, डेल जी बाई डेल टी आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल टी आ जाएगा, और इधर से एक के नीचे लेके चले गए, एक को एज इट इज़ रखा। फिर से वही काम करो, डेल टी हर एक के साथ सेपरेट लेके चले जाओ, इसको डेल टी से मल्टीप्लाई करो और डेल टी से डिवाइड कर दो। ये आपका डी जी बाई डी टी डी एफ बाई डी टी, डेल टी है 0 पे अप्रोच कर रहा है, पूरे को 0 बना देगा, ये बन जाएगा डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी, और ये बनेगा एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी। प्रूफ क्या करना था, यही करना था। आगे के जो 3 पार्ट हैं उनमें आपका स्केलर फंक्शन भी इन्वॉल्व कर दिया है बीच में, तो वो एक बार देख लेना, मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बता देती हूँ, इनका प्रूफ ज़रूर करना है। ठीक है, अगर स्केलर और वेक्टर फंक्शन मल्टीप्लाई हो और उसमें डेरिवेटिव करना हो, पहले स्केलर फंक्शन एज इट इज़ रखा, वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव डी एफ बाई डी टी आ जाएगा, प्लस फिर स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू वेक्टर फंक्शन एज इट इज़। यहाँ डॉट क्रॉस कुछ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, डॉट या क्रॉस आपकी कहाँ चलती है, जहाँ दोनों वेक्टर फंक्शंस हों। अब वेक्टर और स्केलर फंक्शन में तो डॉट और क्रॉस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे डेरिवेटिव अप्लाई करना हो, ये सबसे सिंपल है, इसमें भी ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना है, इसको आगे पीछे नहीं करना। पहले एफ पे अप्लाई हुआ डी, बाकी जी एच एज इट इज़ रहे, फिर एफ का नंबर चला गया, अब जी पे अप्लाई होगा, एफ और एच एज इट इज़ रहेंगे, फिर एफ और जी की बारी जा चुकी है, अब किसकी बारी है, एच की, एफ और जी एज इट इज़, एच का डेरिवेटिव डी एच बाई डी टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही रहेंगे। सिमिलरली ये है आपका, एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम एक बार, हाँ देखो डेफिनेशन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स। कांस्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, अ वेक्टर इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज। अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स हो जाती हैं, चेंज नहीं होती, तभी वो वेक्टर कैसा बनता है, कांस्टेंट वेक्टर बनता है। एग्जांपल्स दिए हमें कुछ, एफ वेक्टर मान लो ये ले लिया इन्होंने, मैग्नीट्यूड इन्होंने निकाल ली, एक बार फिक्स होगी, ये चेंज तो नहीं हो सकती ना, एक कांस्टेंट नंबर आ गई है तो मैग्नीट्यूड तो इसकी कांस्टेंट होगी। अब डायरेक्शन आप निकाल के देखो,
डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी, पोजीशन वेक्टर एक फिक्स पॉइंट हो गया ना इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी मतलब कांस्टेंट हो गई है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल दिए हैं जिसमें किसी में डायरेक्शन कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड नहीं है कांस्टेंट, एक में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन नहीं है। अब ये हमें दे दिया इन्होंने, मैग्नीट्यूड निकाल के देखा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आ गई, लेकिन जैसे आप टी को चेंज करते जाओगे, टी को 0 पुट करो, वेक्टर क्या आ जाएगा, आई प्लस के, टी को पाई बाय 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, जे प्लस के, मतलब टी को जैसे जैसे आप चेंज करते जा रहे हो, यहाँ पे तो टी था ही नहीं तो ये वेक्टर चेंज ही नहीं हो सकता, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो सकती, यहाँ पे टी है, टी को जैसे जैसे आप चेंज करोगे इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, अलग अलग वेक्टर्स की डायरेक्शन में जाता जाएगा, अलग पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में जाता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, ये वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, अब इसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड इसकी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए ये वेक्टर भी कांस्टेंट नहीं होगा। देख लेना एक बार इसको। अब थ्योरम है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। अगर किसी कांस्टेंट वेक्टर का आप डेरिवेटिव करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। हमने कोई कांस्टेंट वेक्टर ले लिया, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, आर में आप कुछ चेंजेस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जब एक चीज़ कांस्टेंट है उसके अंदर जितने मर्जी चेंजेस करते रहो वो कांस्टेंट ही रहेगी। अब इस इक्वेशन में से वो सब्ट्रैक्ट कर दी, मेरे पास बचेगा क्या, डेल आर इज इक्वल्स टू जीरो, डेल टी से डिवाइड करो दोनों तरफ, कर सकते हैं, ये तो जीरो ही रहेगा। अब लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, दोनों तरफ कर दो, ये क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी, ये क्या बन जाएगा, जीरो। और ये जीरो क्या है, एक वेक्टर वेक्टर के इक्वल ही जा सकता है, वेक्टर कभी स्केलर के इक्वल तो नहीं जा सकता, तो डी आर बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, मतलब वेक्टर जो कांस्टेंट वेक्टर था उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, जीरो वेक्टर के इक्वल। ठीक है, अब आगे 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी, आगे इनका बड़ा यूज़ होता है। 3 में से पहले आज वाले लेक्चर में मैं सिर्फ एक थ्योरम करवाऊंगी। ठीक है, बाकी दो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टू बी कांस्टेंट इज डी एफ बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। कोई वेक्टर फंक्शन है, उसके लिए एक तो किस वेरिएबल का, स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है। अब वो वेक्टर फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, और अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में जीरो जा रहा है तो इट मीन्स वो वेक्टर फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। दोनों तरफ से आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें स्टेट एंड प्रूव भी आ जाता है, कई बार ऐसे लिख देते हैं, स्टेट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन टू बी अ कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट थोड़ी मॉडिफाई होके भी पूछ लेते हैं, तो ये ना हो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट देख के ही आपको याद आए कि क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको पूरी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए कि कंडीशन है कौन सी। नेसेसरी कंडीशन में देखो, अब हमने क्या मान लिया, एफ को मान लिया कांस्टेंट वेक्टर, एफ के कंपोनेंट क्या ले लिए, F1 F2 F3। अब एफ कांस्टेंट वेक्टर है तो हमारे पास क्या होगा कि जो इसके कंपोनेंट हो गए, कांस्टेंट वेक्टर का भी हमने मीनिंग क्या पढ़ा है कि उसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या चला जाता है, जीरो चला जाता है। मतलब ये कहते हैं ना हम कि उसके अंदर टी नहीं दिखाई देता, वेरिएबल नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इसका मतलब F1 F2 F3 कैसे होंगे, फ्री फ्रॉम टी होंगे, टी होगा ही नहीं उनके अंदर। अब अगर दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर लो तो हमारे पास क्या आएगा, जब F1 के अंदर टी ही कहीं नहीं है तो इसका डेरिवेटिव करने पे मुझे क्या मिलेगा, जीरो। F2 के अंदर कहीं टी ही नहीं है तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पे क्या मिलेगा, जीरो, और यहाँ से फिर क्या मिलेगा, जीरो। तो डी एफ बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। ठीक है, हमने कांस्टेंट वेक्टर मानना और प्रूव क्या कर दिया, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं, हम मानते हैं कि डी एफ बाई डी टी हमारा जीरो वेक्टर के इक्वल है। प्रूव क्या करेंगे कि एफ कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, अब कांस्टेंट है, हम ये मान लेते हैं कि अभी हमें प्रूव करना है ना, हमें पता तो नहीं ना कि वो कांस्टेंट है, तो इसके कंपोनेंट मैंने क्या मान लिया कि फर्स्ट कंपोनेंट है F1 ऑफ टी, मतलब वो टी का फंक्शन है, और सेकंड मान लिया F2 ऑफ टी, और थर्ड मान लिया F3 ऑफ टी। तो एफ वेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है, F1 टी आई प्लस F2 टी जे F3 टी के, मतलब इसके तीनों कंपोनेंट टी के हमने फंक्शन मान लिए।
अब df/dt निकालेंगे, f1 का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में चला जाएगा, f2 का भी t के रिस्पेक्ट में चला जाएगा और f3 का भी t के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, df/dt मुझे दिया किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल। जीरो वेक्टर का क्या मीनिंग कि 0i प्लस 0j प्लस 0k, और दो वेक्टर ही आपस में इक्वल होते हैं, कभी वेक्टर स्केलर के इक्वल नहीं जाता। इधर लेफ्ट साइड में वेक्टर है तो राइट में भी वेक्टर ही होगा। ठीक है, अब दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होते हैं। आई वाला कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 0, यहाँ df1/dt, तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, और ये कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा, और ये कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट या कंपोनेंट इक्वल होंगे। अब इसका क्या मीनिंग है, अगर f1 का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 0 जा रहा है, इसका मतलब f1 के अंदर तो t है ही नहीं। सिमिलरली f2 का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 0 जा रहा है, इसका मतलब f2 के अंदर t नहीं है। ऐसे ही f3 के अंदर भी t नहीं है। अगर f1 f2 f3 के अंदर t है ही नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं कि f1 f2 f3 कैसे हैं, कांस्टेंट है। जैसे ही f1 f2 f3 कांस्टेंट हुए, f किससे मिलके बना था, इन्हीं से मिलके बना था, इसका मतलब f वेक्टर कैसा हो गया, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और कल के लिए पहले ही बता देती हूँ, एक ये थ्योरम हम कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये थ्योरम करेंगे और आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।